लगा दूंगा, दोनों दोनों हो गए ना। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने। आज हम सेक्शन करेंगे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे। इसमें जो आपकी केमिस्ट्री है आज कराएंगे बेसिक, पहले बेसिक हो जाएगी, सब कुछ को सबका लेवल इजीली हो जाएगा, सबको बराबर पता लग जाएगा। फिर इसका एडवांस पोर्शन करेंगे। लेट अस सपोज अगर 5 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन बेसिक ही आते हैं और बाद में क्या आते हैं एडवांस वाले, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, हाफ लाइफ पीरियड वगैरह जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। तो पहले हम करेंगे केवल क्या, बिल्कुल बेसिक। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले बेसिक वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हम नाम देखें तो केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है, रहस्य। क्या मतलब है, लिटरली मीनिंग इसका क्या, रहस्य। तो रिएक्शंस जो हुई, उस रिएक्शंस के अंदर ऐसा क्या हुआ, हमें तो प्रोडक्ट बनता दिखा। देखो जैसे CO2 है, 6CO2, 6H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 6 किसके, वाटर के मॉलिक्यूल। सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में क्या बन जाते हैं, C6H12O6 क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो ये प्रोडक्ट अंदर ऐसी क्या रिएक्शन हुई, जैसे मैं बोलूं बच्चों बेंच है, बेंच का मुझे पता है लकड़ी है, लकड़ी पे क्या लगा दिया, लोहा लगा दिया, तो क्या बन गया बेंच। पता है ना, कंपोनेंट को तोड़ दिया ना, उसके कंपोनेंट फर्दर टूटते नहीं है। तो अंदर ऐसी क्या रिएक्शन हुई, उस रिएक्शंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शंस या उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है किसी एटम का, मॉलिक्यूल का, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमने सारी डिटेल में क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक बेसिक चीजें, एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, उनको पढ़ेंगे तभी तो क्या समझ आएगी हमें केमिस्ट्री। क्लियर। अब जैसे हम बात करें तो भाई जो चीजें हमें मिलती हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, राम राम भाई, राम राम, राम राम गौरव, जो हमारे पास है उसको बोला हमने पदार्थ, मैटर। पदार्थ जैसे ये क्या है, पदार्थ है नहीं, ये पदार्थ, ये गिलास के है, पदार्थ है, इसके अंदर पानी के है, पदार्थ है। तुम अनपढ़ हो केमिस्ट्री में, तुम क्या अनपढ़ हो केमिस्ट्री में, 1 बाय 1 तुम नॉलेज मिलती जाएगी। ये गिलास पदार्थ, इसके अंदर पानी पदार्थ, ठीक है। ऑक्सीजन ली ऊपर कुछ गया ना, ये भी क्या है, एक पदार्थ। तो मींस अब इस पदार्थ को, इस मैटर को हमने अलग अलग सेंस दी। जिस मैटर को फील कर पाए, डेफिनेट शेप थी, वॉल्यूम थी, उस मैटर को क्या बोल पाए, सॉलिड, ठीक है। इसके अंदर ये फ्लो कर रहा है, छिलक गया, ये क्या हो गया, पानी, लिक्विड। तो इनकी वो ऑटोमेटिकली देखना, डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट साइज हो तो क्या होगा, सॉलिड। आज इसका भाई डेफिनेट साइज ना हो, पानी में मिलाए पानी जैसी, जिस्म में मिलाए जवानी जैसी, कौन सी, शराब, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लिक्विड। क्या बच्चों, लिक्विड। तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप साइज नहीं होता, वो तो अकॉर्डिंग टू जो मटेरियल होता है वो शेप साइज ले लेता है। और तीसरी क्या बच्चों, गैस। ये गैस गिलास में बंद करके भी रखी जा सकती है, गैस ओपन इन्वायरमेंट में भी रखी जा सकती है। मतलब गैस जो है डिफ्यूज होती है, क्या होती है, डिफ्यूज। वो इन्वायरमेंट में फैल भी सकती है और गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्लियर टू यू। पर उसके अलावा 2 अन्य जो मैटर है उनको बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन मैटर। तो 3 का सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन मैटर, ये सब ये देखने के जिज्ञासा का हमारा विषय है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को बोलूं मैं आयनाइज पार्टिकल, आयनाइज पार्टिकल, आयनित कण, आयनित कण। मतलब ये पार्टिकल अनस्टेबल हैं, अस्थिर हैं, अनस्टेबल है, अस्थिर है। जैसे ये गिलास रख दिया एक जगह पे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बात करूं, जो सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सोडियम से सोडियम प्लस हुआ, क्या सोडियम प्लस मिल जाता है तुम्हें, क्या सोडियम प्लस तुम्हें मिल जाता है।
अब मैं बोलूं क्लोरीन है, क्लोरीन से Cl नेगेटिव हुआ, क्या हुआ? सोडियम से सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव। अब मैं बोलूं NaCl, NaCl में क्या है बताओ? NaCl में Na और Cl है, या NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बताओ क्या है? NaCl किससे मिलके बना है? बताओ NaCl किससे मिलके बना है? डायरेक्ट NaCl मिल गया, या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव? Cl नेगेटिव मींस, पर अलग से तुम Na पॉजिटिव निकाल लोगे कहीं पे? नहीं, अलग से Na पॉजिटिव नहीं निकाल सकते, अलग से Cl नेगेटिव निकाल सकते, पर NaCl जो बनेगा वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बनेगा। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन। तो इसी प्रकार ये जो पार्टिकल होते हैं प्लाज्मा, ये अनस्टेबल स्टेट होती है, इसको आयनाइज फॉर्म बोलते हैं। जैसे तुम मेन है मोमबत्ती की लो, मोमबत्ती की लो को जब देखोगे बच्चों तो तुम्हें दिखेगी येलो। लो कैसी दिखेगी तुम्हें? येलो। अब उस लो के अंदर छोटा सा देखिए वो कैसे दिखेगी? ब्लू। तो लो जो दिखेगी वो येलो, वो तो कंप्लीट गैस होगी। जो ब्लू जो पार्टिकल है वो क्या होगी? अनबरंट पार्टिकल। क्या होगी बच्चों? तो वो आयना अनस्टेबल स्टेट में है, तो उस पार्टिकल को क्या कहा गया? प्लाज्मा। क्या कहा गया? मतलब वो स्टेट जो ट्रांजिस्टरी होती है, कुछ क्षणिक स्टेट होती है, क्षणिक कुछ समय के लिए होती है, वो क्या होगी बच्चों? प्लाज्मा। बात समझ आ गई नहीं आएगी? जनरली आयनाइज फॉर्म में। क्लियर? फिर आ गया बोस आइंस्टीन पार्टिकल, बोस आइंस्टीन पदार्थ। इसको हिंदी में भी इस तरह बोलेंगे, बोस आइंस्टीन पदार्थ। ये क्या है बच्चों? ये गॉड पार्टिकल। समझो, पहले कहते थे अर्थ किस प्रकार बनी, यूनिवर्स किस प्रकार बना, अर्थ किस प्रकार बनी, यूनिवर्स किस प्रकार बना, भाई पूरा ब्रह्मांड किस प्रकार बना? कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। कौन सा एक्सप्लोजन? कि चीजें दूर दूर जा रही है, इस तरफ फैलती जा रही है। पहले चीजें मिल रही थी, अब चीजें फैलती जा रही है, सुपरनोवा। पर बाद में दिया इस चीज से तो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। बाद में 2013-14 के अराउंड एक पार्टिकल बताया, गॉड पार्टिकल। कौन सा? जी, पूरा ब्रह्मांड बना किस पार्टिकल से बना है? गॉड पार्टिकल से। किससे? एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। उसकी खोज किसने की? उसकी खोज आइंस्टीन की थ्योरी से हुई। किसकी थ्योरी से? और बोस के प्रिंसिपल से। जेसी बोस, ये भारत का था। जेसी बोस कहाँ का था? भारत का। जेसी बोस के प्रिंसिपल से, उसके सिद्धांत से और आइंस्टीन की थ्योरी से पता लगा यूनिवर्स को बनाने वाला एक विशेष प्रकार का पार्टिकल होता है, विशेष प्रकार का कण होता है, उसे क्या बोलते हो? गॉड पार्टिकल। तो जो तुम्हारी फिजिक्स होगी ना, नैनो फिजिक्स, उसमें आगे जाके हम गॉड पार्टिकल के बारे में डिटेल में करेंगे, जो आगे आती है भाई। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इस प्रकार के पार्टिकल्स, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े हैं ना, पर पॉजिट्रोनो, न्यूट्रिनो ये भी पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर टू यू? तो दो मैटर हो गए तुम्हारे काम करने की। स्टेट, नेचुरल स्टेट बोलो तो 3, परंतु वैसे टोटल स्टेट काउंट करो तो कितनी? 5। कौन सी? प्लाज्मा कैसी होगी? अनस्टेबल सी स्टेट। और जिससे यूनिवर्स बना हो कौन सी? गॉड पार्टिकल, बोस आइंस्टीन। उसमें जेसी बोस, कौन से बोस? उसकी तो क्या है? प्रिंसिपल, सिद्धांत। और आइंस्टीन की क्या है? थ्योरी। क्लियर टू यू बच्चों? ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक, आगे आ जाओ। ये मैं इसलिए ले रहा हूं साथ में ताकि तुम्हारा पॉइंट, कोई पॉइंट छूट ना जाए, कितना मैंने कराना है। आगे चलो। अब हम बात करें, ये हो गया तुम्हारा। अब जो ये अर्थ है, इस पर कौन सी चीज कितनी पाई जाती है? मैंने बोला बेसिक क्लास है, बेसिक में जो तुम्हारी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारे पोर्शन जो कवर होंगे, वो अर्थ में कितना क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा अर्थ में पाए जाते। देखो, अब अर्थ में बात करें, दो पदार्थ हो गए, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और सॉलिड लिक्विड गैस तो हम बता दिए। मेटल वो जिसके कुछ पर्टिकुलर गुण होंगे, धातु, अधातु। मेटल के गुण, क्या गुण होंगे इसके विशेष प्रकार? जैसे मेटल का पहला गुण होगा कि उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है, धनात्मक धारियता आती है। धनात्मक धारियता। जैसे क्यों आएगी धनात्मक धारियता? क्योंकि उसकी देने वाला
वो अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ सकता है। क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। जैसे सोडियम, सोडियम, सोडियम का कितना बच्चों वॉल्यूम? नहीं आ रही होगी साउंड, भाई साउंड आ रही होगी ना। जैसे सोडियम, सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। कितना एटॉमिक नंबर? 11। तो स्टेबल होता है, स्टेबल होता है 2, 8, 10, 18, 32। ये क्या होते हैं? स्टेबल। क्या होते हैं? स्थिर। सब कोइन की तरह होना चाहिए। सोडियम का 11 है, तो बताओ सोडियम स्टेबल होने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो कितना हो जाए? 10 हो जाए, चाहे कितना हो जाए? 18 हो जाए। तो बता कौन सा होना आसानी है उसके लिए? 10 होना। तो 10 के लिए उसे एक लेना पड़ेगा, देना छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। छोड़ दिया तो कैसा इंसान हो गया? देने वाला देवता। देवता इंसान क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आई नहीं आई? तो सोडियम के ऊपर कितना पॉजिटिव आ गया? 1। अब देखो यहां से मैं बोलूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना? 12। मैग्नीशियम कितना? 12 है। तो बताओ 12 होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी रखे? चाहे तो 10 हो, चाहे कितना हो? 18 हो। कौन सा बेस्ट हो सकता है? इजिली 10 इजिली हो सकता है ना। 10 इजिली हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा? 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होगी? धातु। क्या होगी बच्चों? और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वे अधातु, नॉन मेटल। तो धातुओं का कैसा करेक्टर? पॉजिटिव करेक्टर। तो इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोल देंगे? नहीं बोल देंगे? वो जो इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाती है? पॉजिटिव। क्या बन जाती है? पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो धातु बच्चों, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन कितना? 17। तो 17 बताओ, 17 के पास क्या पॉसिबिलिटी बढ़िया? 10 होने की पॉसिबिलिटी बढ़िया या 18 होने की पॉसिबिलिटी बढ़िया? 18 की। तो 18 क्या कैसे हो? दे दे या ले ले? कितना हो गया? 18। क्लियर टू यू? नो डाउट? तो ये कैसे होगी? धातु या धातु? अधातु, नॉन मेटल। तो ये तो होगी जनरल बात। अब इनके कुछ गुण करते हैं, धातुओं के गुण। धातुओं के गुणों में हम पहली बात करें बच्चों, सबसे पहला मैलिएबल। धातु के गुण कर रहा हूं, धातु के गुण, धातु के गुण। कैरेक्टर्स ऑफ मेटल, कैरेक्टर्स ऑफ मेटल। बेसिक साइंस आती है तो बच्चा युगन को बेसिक साइंस आती है? हाँ बस बेटर, but you have to attend second class that will be of numericals portion. ठीक है? सोडी फजान रूल समथिंग लाइक दैट। ठीक है? धातु, धातु मेटल। मेटल के गुणों की बात करें बच्चों तो मेटल के गुणों में हम पहली बात करते हैं मेलिएबल। पढ़ो बच्चों, मेलिएबल। मेलिएबल की हिंदी के है, मैंने हिंदी आधी हिंदी के लिए कह रहा हूं, अघात वर्धनीय। तुम्हारा नॉन मेडिकल है, कोई बात। अघात वर्धनीय। अच्छा, जिन बच्चों का नॉन मेडिकल है ना भाई, ऑनलाइन वाले भी, उनके लिए थोड़ी बेसिक क्लास होगी ये, क्योंकि जिनको नॉन मेडिकल नहीं है ना, आर्ट और कॉमर्स है, उन बच्चों के लिए क्या है, बहुत यूजफुल है ये। ठीक है? अघात वर्धनीय। मेलिएबल को क्या बोलोगे? अघात वर्धनीय। अघात वर्धनीय का मतलब क्या हो गया? इनको पीट पीट के चदरें बनाई जाती है। जैसे सोने की प्लेट बना दी, चांदी की प्लेट बना दी, तो ये क्या होगी? किसका गुण है? यो धातु का। किसका बच्चों? तो मेलिएबल आ जाएगा तो कर लोगे क्लियर। अगला गुण आ गया बच्चों इसका तन्यता। तन्यता किसको बोलोगे? डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी, तन्यता। इससे क्या निकालोगे? तारे निकालोगे। क्या निकालोगे? इससे तारे। क्लियर? इसे क्या निकालोगे? तारे। फिर गुण आ गया इसका लश्चर। लश्चर क्या होगा? चमकीलापन। क्यापन बच्चों? चमकीलापन। धातुएं क्या होती है? चमकती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकती। जनरली नॉन मेटल कलरलेस होती हैं। नॉन मेटल कैसी होती है? कलरलेस। सोने का अपना कलर हो, चांदी का अपना कलर हो, तांबे का अपना कलर हो है, और क्लोरीन ब्रोमीन कलरलेस होती हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो धातुएं जनरली क्या होती है? चमकती हैं। क्लियर टू बच्चों? होगी भाई कहानी? धातु रहा, धातु का पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम कुछ चीजें करते हैं नेक्स्ट। इस पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? इस पृथ्वी की बात करें, अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? अर्थ बताओ। रेत मिलेगा? नहीं मिलेगा? धरती पर क्या मिलेगा? रेत। रेत में क्या हो गया? SiO2।
SI का मतलब सिलिकॉन। रेत का फॉर्मूला है, रेत का SiO2। O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने सिंपली सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो मैं एक बात बोल सकता हूं, वाटर मिला H2O, चूना मिला, चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, और वाटर H2O। तो हर एक चीज देखी तुमने, मोस्टली कंपाउंड देखा उनमें O मिला नहीं मिला? O हर कंपाउंड में मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है धरती में? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या? ऑक्सीजन। फिर क्या? सिलिकॉन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर क्या? सिलिकॉन। क्लियर टू यू? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर क्या? सिलिकॉन। ऑक्सीजन क्या है? धातु है या धातु है? जितनी भी ये गैस होती हैं, जितनी भी ये क्या होती हैं? गैस, ये सारी क्या होती हैं? मोस्टली अधातु, नॉन मेटल्स। तो बताओ पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे ज्यादा पदार्थ धातु है या अधातु है? अधातु। कौन सा बच्चों? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। कितना? 40.71%। 40.71%। ठीक है। और सिलिकॉन कितना आपका? 27.69। ये डाटा गलत ना हो जाए इसलिए, ये डाटा एग्जैक्ट पूछ रहा था। कितना? सिलिकॉन 27.69 और ऑक्सीजन कितना? 40.71। तो दोनों जो पहला और दूसरा नंबर आया वो धातुओं ने लिया है, धातुओं ने लिया है, धातुओं ने। तो मेटल्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है? मेटल पाई जाती है ज्यादा एल्यूमिनियम। बच्चों एल्यूमिनियम लिखो, एल्यूमिनियम की परसेंटेज आपकी 8.07। एल्यूमिनियम के बाद मिलेगा आपका आयरन, लोहा 5%। लोहे के बाद मिलेगी कैल्शियम 3.5%, 3.6 के अराउंड। फिर मिलेगा सोडियम, ये समझाऊंगा आपको। फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ये कर लो 6, बहुत है। ये 6 कर लो, बहुत है। 6 कौन से बच्चों? देखो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं धातुओं में, सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है धातुओं में? एल्यूमिनियम। कितने प्रतिशत? 8। दूसरे नंबर पर आयरन, दूसरे नंबर पर फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर के मैग्नीशियम। बात समझाएगी नहीं? देखो इसका तो पता है एल्यूमिनियम का, लोहा भी हर चीजों में मिल जाता है, लोहे ऑक्साइड। और कैल्शियम मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है। सोडियम पोटेशियम के पंप है भाई, अपने अंदर भी पाया जाता है, आदमियों के अंदर भी पाया जाता है। और उसके बाद क्या? पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। क्लियर? ये आपके लिए याद रखने के बहुत जरूरी। इस प्रकार धातुएं और ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। क्लियर टू यू? बात समझ आएगी नहीं आगे? कर दो इसको। अब हो गया पॉइंट क्लियर? अब आ जाओ चीजें बनती कैसे हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे प्रकृति में जो पाया जाता है, नेचर में जो मिलता है, वो क्या मिलता है? नेचर में जो मिलता है, पहली 15-20 मिनट की जो क्लास होगी ये बेसिक चढ़ती ऊपर जाएगी। पहले बेसिक, क्योंकि बच्चों मैंने तो आर्ट कॉमर्स उनका भी देखना है। प्रकृति में जो चीज, प्रकृति में जो पदार्थ पाया जाता है, प्रकृति में जो पदार्थ, तो एक पॉइंट हो गया अपना, पदार्थ हो गया, मैटर हो गया। वो पदार्थ को हमने 5 नाम दे दिए थे। क्या नाम दे दिए थे? 5 दे दिए नाम। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। और उसको दो फॉर्म दे दी। कौन सी? मेटल, नॉन मेटल। गुणों के आधार पर उसको धातु और धातु बोलते हैं। अवस्था के आधार पर उसको 5 प्रकार बोलते हैं। और प्रकृति में जो पाया जाता है ना बच्चों, क्या बोला मैंने? जो पाया जाता है उस अवस्था को इसको बोलते तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व, एलिमेंट। ये तत्व। तो प्रकृति में जो चीज पाई जाती है कहते हैं तत्व या एलिमेंट। ये 2 फॉर्मेट में मिल सकता है। फ्री स्टेट में, फ्री का मतलब अकेला, और दूसरा कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड का मतलब जुड़ा हुआ। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या होगा? जैसे मैं बोलूं सोना, AU, हमें सोने की खान में खाली सोना मिल जाए, तो अकेला मिला या मिक्स होके मिला? अगर वो प्योर खान हो तो सोने में 90% मिल गया, 10% इंप्योरिटी हटा दी। जनरली जो क्वाइनेज मेटल होती है, कौन सी मेटल? क्वाइनेज। सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनको बोलते क्वाइनेज मेटल।
सिक्के बनाने वाली धातु, सोने के सिक्के, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, ये जो होती है ना, ये जर्नली फ्री स्टेट में पाई जाती है। कौन स्टेट में? फ्री स्टेट का मतलब है ये जर्नली किसी दूसरे धातु के साथ नहीं मिलती। और जो धातु है जैसे लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये कभी भी अकेली नहीं मिलती, ये दूसरों के साथ क्या मिलती हैं? जुड़ी हुई। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो जर्नली फ्री स्टेट में कौन से पाने के चांस है? सोने के, चांदी के, प्लेटिनम के। और धातुओं के कैसे चांस हैं? जुड़ी हुई पाऊंगी। कॉपर के साथ आयरन जुड़ रहा है, किसी के साथ कोई जुड़ रहा है। इतनी कहानी क्लियर होगी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? धातुओं को फ्री स्टेट, और इनको क्या बोल लूंगा? कंबाइंड स्टेट। क्लियर टू यू? तो तत्व दो अवस्था में पाए जाएंगे, फ्री और कंबाइंड। अब इस तत्वों की दो फॉर्म पाई जाती है। तत्वों की दो फॉर्म है। अगर तत्व सिंगल फॉर्म में मिले, किसे मिले? सिंगल फॉर्म में, जैसे Au एज इट इज मिलेगा, Ag, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इस प्रकार मिलेंगे। मोस्टली धातु सिंगल फॉर्म में मिलेंगी। और दूसरी फॉर्म है O2, Cl2, P4, S8। ये जो धातुएं मिली, ये मोस्टली अधातु है। अधातु कभी भी अकेली नहीं होगी। अधातु कभी भी अकेली, ऑक्सीजन अकेला मिला या डाई मिला? दो मिले। क्लोरीन एक मिला है, दो मिली इकट्ठी, दो। फॉस्फोरस एक मिला है, चार मिले। सल्फर कितना मिला? 8। तो कोई भी तत्व जो सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? सिंगल में। सिंगल फॉर्म में बोलते हैं एटम। सिंगल फॉर्म में क्या बोलते हैं? एटम। क्लियर टू यू? और मल्टीपल फॉर्म में, किस फॉर्म में? मल्टीपल। तो मल्टीपल फॉर्म वो डाई एटॉमिक भी हो सकती है, ट्राई। ये कितने एटॉमिक है? 2 एटॉमिक। ये कितने एटॉमिक? ये कितने एटॉमिक? ये कितने? 8। तो बच्चों इनको एक कॉमन नाम देते हैं, मॉलिक्यूल। क्या नाम? कॉमन नाम। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो O2, क्लोरीन, फॉस्फोरस और एसिड। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है? मॉलिक्यूल 2 तो मिनिमम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा कितने भी होते हैं? पेपर में क्वेश्चन पूछता है फॉस्फोरस कितने एटॉमिक है? टेट्रा एटॉमिक। कितने उसमें? 4। सल्फर कितना है? 8। तो मोस्टली अधातु, मोस्टली बताओ एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे या मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेंगे? एटम को बोलते हो परमाणु। एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु। और मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अणु। तो लिखो एक लाइन, मोस्टली अधातु तो अणु मिलेंगी और धातु परमाणु मिलेंगी। क्लियर टू यू? क्लियर भाई? अगला पॉइंट भाई ये हो गया। अब आ जाओ, तो इन धातुओं और अधातुओं को हम मेजर कैसे करें, किसका मास क्या है? अब थोड़ा सा एडवांस चलना स्टार्ट हो जाएगा। इनको जो हम इनका जो भार मापते हैं ना, भार, क्रमांक, वो हमने एक अधातु देख ली, कार्बन। क्या हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया? कार्बन को क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। कार्बन के अंदर 12 ग्राम मास होता है। कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। कितना मास? तो कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया। मैं अगर किसी धातु को बोलूं ये कार्बन से 1/4 कम है, कितना कम? कार्बन से 1/4 कम है, तो बताओ उसका मास कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। ये कार्बन से दुगनी है, ये कार्बन से क्या है, तो कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। बात समझाई नहीं आई? तो एक स्टैंडर्ड तो मानेंगे ना, तो स्टैंडर्ड मानने के लिए हम किसको स्टडी करा? कार्बन। किसको स्टडी करा? तो कार्बन का स्टैंडर्ड मास को बोलते हो बच्चों मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास मतलब अणुओं का भार। अणुओं का भार कितना? उसका 12 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम कार्बन कितना होगा? 1 ग्राम कार्बन को मैं बोलता हूं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। 1/12 हिस्सा क्या मानोगे? 1 ग्राम।
A/12 क्या हो गया 1 ग्राम। अब हमने स्टडी करा, हमने जब देखा, हमने कार्बन लिया, क्या लिया, कार्बन का मास कितना 12 ग्राम। हमने उस कार्बन को तोड़ा, तोड़ने के बाद पता लग गया जब भी किसी चीज का स्टैंडर्ड मास को तोड़ोगे, किसको तोड़ोगे, स्टैंडर्ड मास को, जैसे कार्बन का स्टैंडर्ड मास 12 ग्राम है और नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड मास 14 ग्राम है, कितना है 14, और नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो तो 14 हो गया, 28 हो गया, 28। ऑक्सीजन का है 16, एक एटम का कितना 16, ऑक्सीजन के 2 एटम का कितना हो गया 32 हो गया। अब सुन लो, जब हमने किसी भी चीज के स्टैंडर्ड को तोड़ते हैं, किसी भी चीज के स्टैंडर्ड को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कितने पार्टिकल निकलेंगे, तो इसके स्टैंडर्ड को जब हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर से पार्टिकल निकले 6.022 10⁻23 पार्टिकल, इतने कण निकले। एक कार्बन को तोड़ने से कितने कण निकलते हैं उसमें, कार्बन के छोटे कण 6.022 10⁻23 कार्बन के कण। ये कार्बन, उसको कार्बन को स्टडी किया इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो एक कार्बन के अंदर कितने कण पाओगे 12, एक कौन सा कार्बन जिसका कितना मास हो 12 ग्राम, तो कितने पार्टिकल पाएंगे। तो इस पार्टिकल को ना, इतने, इस संख्या को नाम दिया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो बताओ एवोगैड्रो नंबर इस संख्या का नाम दिया, हिंदी में भी एवोगैड्रो लिखा पाऊंगा, तो एवोगैड्रो नंबर के अंदर कितने कण होते हैं 6.022 10⁻23 कण। अगर हम कार्बन के स्टडी करें तो किसके पाओगे, कार्बन के, पाएंगे नहीं पाएंगे। अब बताओ, अगर मैं कार्बन का 24 ग्राम मास स्टडी करूं, कार्बन का मास कितना लूं 24 ग्राम, तो बताओ तब भी इतने पार्टिकल पाओगे या दुगने पाएंगे। 12 ग्राम में इतने पाए, कार्बन का स्टैंडर्ड 12 है, 24 ग्राम लूंगा तो, अरे यार कार्बन लिया मैंने, कार्बन का स्टैंडर्ड मास 12 ग्राम है, तो मैं कितने पाए 6.022 10⁻23। 2 कार्बन ले लिए, कितने कार्बन ले लिए, 2 कार्बनों का मास कितना हो गया 12 ग्राम या 24 ग्राम, 24 ग्राम। तो बताओ पार्टिकल भी कितने हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो जब 2 कार्बन ले लेंगे उनका मास 24 ग्राम हो गया, तो पार्टिकल कितने हो जाएंगे 2 गुणा 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। बात समझ आई नहीं आई। एक कार्बन के अंदर इतने पार्टिकल हैं, तो 2 कार्बन का मास 24 ग्राम हो गया, तो कितने पार्टिकल पाओगे दुगने पार्टिकल। अब इसी चीज को अप्लाई करो सोडियम वगैरह पे, सोडियम का 14 है, जब 14 ग्राम सोडियम का क्या होगा स्टैंडर्ड, इसको तोड़ोगे तो कितने पार्टिकल पाओगे सोडियम के 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, पाएंगे नहीं पाएंगे। अब मैं 14 की बजाय कितना ले रहा हूं 28 ले रहा हूं ना, 28, तो 28 में कितने पाएंगे 6.022 या 2 गुणा 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स एटम ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर टू यू, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं एटम्स में, किस में बात कर रहे हैं, बात समझ आ गई नहीं आ गई, एटम्स में बात करी। तो इस नंबर को क्या नाम दिया गया एवोगैड्रो, क्या नाम दिया गया, और उस मास को बोला गया 1 मोल। कितना बोला, 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं। इतने पार्टिकल होते हैं 1 मोल के अंदर। तो तुम्हें पेपर में कह दे 4 मोल कार्बन है तुम्हारे पास, कितना कितना मोल कार्बन है 4 मोल, तो बताओ कितना मास होगा उसका, 4 मोल हो तो कितना मास होगा कार्बन का। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल कितने मास के बराबर पाओगे कार्बन के 12 ग्राम ना, 4 मोल कह दिए तो कितना मास होगा 12 चौके 48। तो मैं एक बात बोल दूं यहां पर, स्टैंडर्ड क्या डेरिवेशन निकला, स्टैंडर्ड डेरिवेशन ये निकला कि 1 मोल बराबर है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। एटम कहेगा तो एटम और मॉलिक्यूल कहेगा तो
मॉलिक्यूल। अच्छा, बराबर इज इक्वल टू उसका स्टैंडर्ड मास, उसका स्टैंडर्ड मास। अब फिल करते जाओ। केस लिया कार्बन का, किसका लिया? कार्बन में कितना मास आ जाएगा यहां पर? 12 ग्राम। और कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा ना। और कितने पार्टिकल? सेम। अब मैंने बोल दिया 36 ग्राम कार्बन। कितने ग्राम कार्बन? तो ग्राम कितना होया? 36। मोल 1 रह गया, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मोल, 3 मोल हो गई। और पार्टिकल भी कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 3 इंटू 6.022 10⁻23 के ये एटम है, तो ये भी क्या रहेगा? एटम। बात समझ आई नहीं आई? तो 1 मोल की डेफिनेशन क्या होगी? कार्बन 12 का जितना मास होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 10⁻23 पार्टिकल। इस संख्या को क्या बोलते हो? एवोगैड्रो। क्लियर टू यू? ये कहानी क्लियर होगी बच्चों? इसके एडवांस फिर पढ़ाएंगे। अभी आगे आ जाते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट, एवोगैड्रो वाला हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ परमाणु की संरचना। परमाणु के बारे में सबसे पहले थ्योरी किसने दी? जॉन डाल्टन। 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु वो चीज है भाई जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु हर किसी के साथ एक सिंपल रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। जैसे वाटर है H2O, तो तभी पानी बनेगा जब ऑक्सीजन 1 हो। ऑक्सीजन कितनी हो? 1 हो। और हाइड्रोजन कितने हो? 2 हो। परमाणु को अलग से नहीं बनाया जा, परमाणु नेचुरली बनेगा। क्या बनेगा? अलग से नहीं बना सकते। फिर बाद में इसकी कुछ थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे कुछ तो खत्म हो गए और कुछ को क्या माना गया? सही माना गया, कुछ अलग हो गए। बाद में पता लगा इस परमाणु के अंदर से भी फर्दर 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3। क्या क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर बच्चों? प्रोटॉन तो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। कैसा चार्ज? ठीक है। पर प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज वाला, इसकी खोज की जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। किसने की? चैडविक। क्लियर? बात समझ आ गई नहीं आ गई? प्रोटॉन के मास का 1/1837 किसका भाई? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई? तो किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का। किसका मास ज्यादा होता है? चार्ज दोनों में सेम होता है, फर्क क्या होता है? उसका चार्ज पॉजिटिव और इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट होगा बच्चों क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके बारे में बताया कैसे। जे थॉमसन ने बताया एटम किस तरह का होता है। इसने एटम को बताया एटम खीर की तरह होता है। जिस प्रकार खीर में चावल है ना, चावल है, बहुत सारे चावल हैं। या तरबूज की तरह है, वाटरमेलन मॉडल। जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं, तरबूज में क्या होते हैं? बीज। उसी प्रकार एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उसने तो एटम जो है, परमाणु जो किससे बना हुआ बता दिया? इलेक्ट्रॉन से। किससे? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस रहा किसका? जे थॉमसन का। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड। कौन साइंटिस्ट आया? उस रदरफोर्ड ने क्या करा? उस रदरफोर्ड ने बताया कि भाई ये एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है, मुझे नहीं पता क्या है। उसने बोला, उसने एटम का एक सोने की फिल्म ली, गोल्ड की फिल्म, पतली सी फिल्म ली, और उसके ऊपर से हीलियम पार्टिकल की बौछार की, अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी? अल्फा रेज, अल्फा किरणें किस जैसी होती हैं? हीलियम जैसी होती है। अल्फा किरणें किस जैसी होती हैं? हीलियम जैसी।
उसने उस अल्फा किरणों की बौछार की, बौछार करने से उसे क्या पता लगा, कैसा नेचर अल्फा किरणों का, हीलियम, हीलियम है तो क्या है, पॉजिटिव। अब बताओ इसके अंदर अगर नेगेटिव हो, इसके अंदर क्या हो, तो क्या होगा, ये किरणें बाहर जाएंगी या अंदर रह जाएंगी, क्यों, इसका चार्ज कैसा है, इसका कैसा है, क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, करेंगे नहीं करेंगे। तो अगर ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो सारी की सारी किरणें यहीं रह जाएंगी, नहीं रह जाएंगी, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो, क्या ना हो, कोई भी, अच्छा तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, फिर क्या होगा, रिपेल करेंगे नहीं करेंगी, दो भैंस है तो अगली भैंस जागी नहीं जागी, भैंस रजोटा हो तो अलग नहीं होगी ना। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हो और अंदर भी पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और अपोजिट चार्ज होता है एक दूसरे के पास आते। अब बताओ इसने क्या करा, इसने लगभग लाख किरणें छोड़ी, कितने किरणें छोड़ी इसने, दिमाग लगाइयो, 1,00,000 किरणों की बौछार की, उसने देखा लगभग 99,900, कितनी एज इट इज आ गई। इसका मतलब क्या होया, सीधी आर पार चलेगी, इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब हुआ अंदर कोई चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव था ना क्या था। देखो धीरे धीरे क्लास बढ़ती जाएगी, साइंस का मतलब ये होता है पहले बेसिक फिर ऊपर बढ़ती जाएगी। अब ये बात करें तो इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं था, ऐसे देखा 1,00,000 में से कोई एक, 1,00,000 में से कोई एक वापिस आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव भी है भाई, और पॉजिटिव बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, क्योंकि 1,00,000 किरणों में से कोई एक वापिस आई है। तो दो बातें चली पता चल गई, मोस्टली पार्ट तो खाली है, पोलो है, मोस्टली पार्ट तो खाली है, पोलो है, परंतु बिल्कुल छोटा सा क्या चार्ज इसमें, पॉजिटिव, और कहीं पर भी उसको क्या नहीं दिखा, नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा, क्योंकि सारी किरणें उसके पास आली नहीं आली। और एक चीज और दिखी इसने, कोई 100 किरणें अपना रास्ता चेंज कर गई, जैसे आना तो इस तरीके से था, इस तरीके से आई। इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज अपना रास्ता चेंज करती है तो मीन्स जो चीज जिसकी वजह से रास्ता चेंज कर वो घूम रही है, उसका कहीं ना कहीं फील्ड है। तो इससे पता लगी कि मोस्टली पार्ट तो खाली है, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, और जो वो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है उसका एक फील्ड है, उसके फील्ड के दायरे में कोई भी चीज आओगी तो उसे अपना रास्ता क्या करना पड़ेगा, चेंज। क्लियर टू यू? तो यहां से पता लग गया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक केंद्र है, एक न्यूक्लियस है, क्या है, केंद्र है, और उस केंद्र के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और वो बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लगभग उसका साइज 10 की पावर -15 सेंटीमीटर, मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, इसे बोलते फर्मी। लिख लो, पॉइंट पेपर में आता है कई बार, न्यूक्लियस का जनरल साइज कितना, 10 की पावर -15 मीटर, फर्मी। तो बहुत छोटा हो गया, नहीं हो गया, कितनी माइनस में चलेगी, -15, और मोस्टली पार्ट के पड़ा उसका खाली। और जो ये न्यूक्लियस है ये एज इट इज रेस्ट मुद्रा में पड़ा है, या इसका एक फील्ड है, फील्ड है ना, और उसके रास्ते में जो भी कोई आएगा उसे अपना रास्ता क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर टू यू? रदरफोर्ड की थ्योरी समझ में आ गई? रदरफोर्ड ने क्या समझाया? रदरफोर्ड ने किसके बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बता पाया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं पर होता तो उसे दिखता। तो रदरफोर्ड की भी थ्योरी पूरी नहीं थी। फिर आगे क्या हुआ, आगे देखो। फिर अगला एक बंदा आया, उसने कह दिया जो लाइट है या कुछ भी है, उसने कहा, अगला बंदा आया नील बोर, इसने कहीं ना कहीं तक कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसने बोला एटम के 2 पार्ट हैं, परमाणु के 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है परमाणु का जो पहला पार्ट है वो तो होता है न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट का मतलब केंद्रीय पार्ट, केंद्रीय हिस्सा। और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। अरे फोन बंद कर भाई। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब कि बाहरी केंद्र। इसने कहा जो रदरफोर्ड ने खोजा था,
रदरफोर्ड ने खोजा था ये वाला पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहां पर क्या है, प्रोटॉन। यहां पर क्या बच्चों, प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो इसके अंदर नहीं होते, केंद्र के बाहर होते हैं, बाहरी के अंदर होते हैं, बाहरी के अंदर होते हैं। तो इस बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं बच्चों, इन इलेक्ट्रॉनों को, ये एज इट इज नहीं कहीं पर घूम रहे, उसने कहा ये एक पर्टिकुलर सिस्टम में घूमते हैं, जिस एक वर्ताकार कक्ष में घूमते हैं, वर्ताकार कक्ष में घूमते हैं, और उस कक्ष को बोलते हैं शेल कक्ष। ये 4 कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, 4, के एल एम एन। तो नील बोर ने कितने कक्ष बताए, 4, इनको बोलते हैं शेल, और अपनी वैसी भाषा में ऑर्बिट। तो उसने एटम के अंदर कितने ऑर्बिट बताए मैक्सिमम, के एल एम एन। वो साइज पे डिपेंड करेंगे, किसके अंदर के सेल है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। के सेल, के जो सेल होगा बच्चों, के सेल की अगर मैं बात करूं, के सेल की मैं बात करूं, तो के का मतलब हो गया पहले नंबर का सेल, जिसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 1। इसने बताया इन सेलों के अंदर अलग अलग कैपेसिटी है। छोटा एटम होगा तो उसके अंदर 1 का सेल मिल जाएगा, बड़ा परमाणु होगा उसके अंदर 2 सेल मिल जाएंगे, उससे बड़ा होगा कितने मिल जाएंगे, 3, उससे बड़ा होगा कितने मिल जाए, 4। तो इसने बताया हर एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है, 2n²। तो जो के के लिए मैंने n की वैल्यू 1 रखी, के के लिए n की वैल्यू क्या है, पहला सेल है, तो बताओ के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 2, n की वैल्यू क्या रखी, 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के में मैक्सिमम, 2। क्लियर। अब आ जाओ l के लिए n की वैल्यू 2, l के लिए n की वैल्यू 2, फॉर्मूले में रखो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कितने आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, बताया था ना, 2 8 2 8 18 32। देखो m n की वैल्यू कितनी, 3, तो 2 3 का स्क्वायर, 3 9 दूनी 18, n के लिए n की वैल्यू 4, 2 4 का स्क्वायर 32। तो मैंने पहले बताई थी ना तुम्हें, 2 के लिए मैक्सिमम 2, l के लिए 8, m के लिए 18, n के लिए 32। तो यही तो मैंने बताई थी, यही कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सबसे स्टेबल। हर कोई इस जैसा होना चाहेगा, 3 है तो क्या होना चाहेगा, 2, 7 हो तो क्या होना चाहेगा, शायद 2, दोनों जोड़ते जाओ इनको, 2 और 8 जोड़ोगे क्या हो गया, 10। ठीक है ना। आज बात सुन, इनकी तरह होना चाहेगा, बात सुनने आगी नहीं आगी, हर कोई इनकी तरह क्या होना चाहेगा। क्लियर टू यू। ये के एल एम एन, तो यहां तक हमें पता लग गया, हमें इलेक्ट्रॉन भी पता लग गया, इलेक्ट्रॉन बाहर है, अब प्रोटॉन कहां है, अंदर है। बात सुन, अब आ गई अब न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की बात करिए। एक बात देखी, हमें पता था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग मास पता है हमें, हमने न्यूक्लियस को पता करा, हमने सोचा था मान लो इलेक्ट्रॉन भाई 6 ग्राम है, तो वहां पर प्रोटॉन भी क्या मिलेंगे, 6, पर हमने देखा प्रोटॉन तो या न्यूक्लियस में तो मिल गए 11 12। इसका मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन नहीं होता, इसका चार्ज तो पॉजिटिव होता है, परंतु इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा एक चीज और होती है, और उस चीज का नाम क्या बताया, न्यूट्रॉन। अगर उसका चार्ज होता पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव डबल मिलता, और नेगेटिव होता तो क्या होता, पॉजिटिव चार्ज कम होता। उस चीज का कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का केवल क्या होता है, न्यूट्रॉन का केवल मास होता है, उसके ऊपर चार्ज ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता। तो हमें 3 चीजें पता लगी। अब क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब सुनो बच्चों, इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से हम परमाणु का स्ट्रक्चर करते हैं। परमाणु को देखो, परमाणु को ए मैंने माना परमाणु क्रमांक,
परमाणु क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु क्रमांक, परमाणु को दो पोर्शन बांटोगे, ए और जेड। जेड हो गया एटॉमिक मास, परमाणु भार। परमाणु को मैंने परमाणु को मैंने सिंबल में लिखा एक्स। क्या लिखा? एक्स। तो अगर मैं लिखता हूं ए एक्स जेड, ए एक्स जेड, तो क्या मतलब हो गया इसका? मतलब ये हो गया परमाणु क्रमांक, एक्स का मतलब वो जो परमाणु है, और जेड का मतलब क्या हो गया? परमाणु भार। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब सुनो ध्यान से, परमाणु जो क्रमांक होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ही परमाणु क्रमांक। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एटम हमेशा, परमाणु हमेशा स्टेबल होता है। परमाणु से क्या होता है? स्टेबल कब रहेगा? जब नेगेटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा, या बराबर का होगा। उछलता रहता फिर मैं तो, तू भी उछलता रहता। सारी चीज तो स्टेबल होती नहीं। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव। सोडियम मिला था ना, सोडियम प्लस तो नहीं मिलता ना, सोडियम प्लस तो मिल जाएगा ना क्लोरीन के साथ। तो बताओ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों से कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे नहीं होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो बताओ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे या नहीं होंगे? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन। तो बताओ परमाणु क्रमांक को मैं किस इसके बराबर बोल सकता हूं? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसके किसके बराबर हो गया? एटॉमिक नंबर का मतलब उतने तो इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, उतने के हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ आई नहीं आई? आई नहीं आई? अब मैं कार्बन को लिख के दिखा रहा हूं। मैंने लिखा 6 कार्बन 12, 6 कार्बन। तो बताओ कार्बन में कितने, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना, क्योंकि इसको तो मैंने क्या बताया था? क्रमांक। जितना क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन भी कितने हैं? 6, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। मास कितना है? मास कितना है? 12। अब सुनो, जो ये मास होता है ये 2 का बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब बताओ, मैं दोबारा लिख रहा हूं इस चीज को, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12। तो इसमें बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? 6। मास कितना है? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? न्यूट्रॉन किससे मिलके बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मुझे पता है मास जो है 12, मास किससे बन रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हमें प्रोटॉन पता है नहीं पता है? प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 12 में से 6 घटा दोगे तो न्यूट्रॉन आगे नहीं आगे। कितने आगे न्यूट्रॉन? 6। क्लियर? अब मैं दूसरा एग्जांपल देके दे रहा हूं, वहां से क्लियर करना। मैंने लिखा 7 नाइट्रोजन 15। अभी जल्दी जल्दी बताओ, 7 नाइट्रोजन 15 को बताओ इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एटॉमिक नंबर कितना है? जल्दी बताओ बच्चों। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे? 7 ही इलेक्ट्रॉन, 7 ही प्रोटॉन और 7 ही इसका एटॉमिक नंबर है नहीं है? तीनों चीज तो क्या होती है? बराबर। अब बताओ मास कितना है इसका? मास कितना हो गया? 15। तो न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे इसके अंदर? क्यों? क्योंकि ये मास और ये प्रोटॉन। मास में से क्या घटा दिया मैंने? प्रोटॉन घटा दिया। क्या बच गया आपके? न्यूट्रॉन। तो बताओ कितने आगे न्यूट्रॉन इसके? 8। क्लियर टू यू?
कोई डाउट? अब सुनो, यहां से चार चीजें होती हैं बच्चों, यहां चार चीजें होती हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पेपर में आते हैं, पेपर में पिछली बार भी आया था। चार, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनकी हिंदी लिख देता हूं, हिंदी क्या क्या होती है इनकी हिंदी लिख लो। समस्थानिक, हिंदी पता है सबको इनकी हिंदी? हिंदी क्या होती है? कि बच्चे कुछ हिंदी मांगना चालू करेंगे, नहीं कहेंगे। हेलो, हिंदी लिख लो, लिख लो हिंदी, हिंदी लिखो। आइसोटोप की होती है समस्थानिक, ठीक है। और आइसोटोप हो गया, आइसोबार की संभारिक, संभारिक। और आइसोटोन की सम न्यूट्रॉनिक, बल्कि इंग्लिश में एज इट इज लिख रखी है, बात समझा कि नहीं? एज इट इज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इनको समझा रहा हूं, ध्यान समझना, ध्यान समझना बच्चों इसको। ये उन बच्चों के जिनके साइंस ना आती है उनके लिए बेसिक क्लास है ये। उसके बाद जिनको साइंस आती है वो बच्चे बेसिक मत देखे डिटेल में, अगली वाली एडवांस देख लेना हो चाहे। आइसोटोप तुम अपने आप बोलोगे, समस्थानिक मैं से लिख दे, देखो 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, ये दोनों आइसोटोप है। क्या ये समस्थानिक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वो अणु या परमाणु, वो अणु या परमाणु जिनका सेम क्या है, सेम परमाणु क्रमांक है और डिफरेंट के है, परमाणु बाहर है। बनेगी नहीं बनेगी डेफिनेशन? खुद ही डेफिनेशन बना दी। सेम परमाणु क्रमांक पर डिफरेंट के परमाणु बाहर है। एग्जांपल क्या हो गया? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14। क्लियर? अगला लिखेगा लो। बीस कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। एग्जांपल देखेंगे इसका। और 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40। इसमें क्या सेम दिख रहा है? समबारिक। क्या सेम दिख रहा है? मास। तो आइसोबार की क्या डेफिनेशन होगी? जिनका परमाणु भार सेम है, जिनका परमाणु भार सेम है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या बच्चों? परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग। बात समझ आ गई नहीं? आ गया आइसोबार। क्लियर टू यू? आगे आ जाओ। आइसोटोन, आइसोटोन दे देखो, 7 नाइट्रोजन 15, 7 नाइट्रोजन 15, 6 कार्बन 14। क्या सेम दिख रहा है, क्या अलग दिख रहा है बताओ? क्या परमाणु क्रमांक सेम है? क्या परमाणु भार सेम है? दोनों सेम नहीं ना। पर मैंने क्या बोला? आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, सम क्या सेम मिलेगा बताओ? 15 में 7 गए 8, 14 में से 6 गए 8। तो बताओ किसके एग्जांपल हुए? आइसोटोनिक, सम न्यूट्रॉनिक। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो डाउट? क्लियर? लास्ट वाला पेपर में आया था पंचायत सेक्रेटरी वाले में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये समझा देता हूं, देखो ध्यान समझो इसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोला ध्यान समझना। इसको रब कर दूं, यहां पे ऊपर ही ऊपर।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब सुनो, ये ऊपर लिख दिए, बताओ सोडियम का कितना है 11, मैग्नीशियम का सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, नियोन 10, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन। क्या कुछ सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब एक बात बताओ, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? एक। तो मैंने बोला सोडियम प्लस होने के बाद कितना हुआ इसका 10। मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस 2 कितना हो गया 10। मैंने बोला एल्यूमिनियम प्लस 3 कितना हो गया 10। मैंने बोला नियोन को एज इट इज रखा नियोन। मैंने बोला फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन कितना हो गया 10। मैंने बोला ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन कितना हो गया 10। मैंने बोला नाइट्रोजन -3 कितना हो गया। तो बताओ, जब ये ऊपर दिख रहे थे तो सब अलग अलग थे, परंतु जब किसी ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए और किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब बताओ ये सेम है नहीं? इनमें क्या सेम है? सब में क्या सेम है? सब में इलेक्ट्रॉन सेम है ना, इसलिए इसका नाम क्या दिया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो, बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो बताओ पेपर में दे दे सोडियम प्लस और नाइट्रोजन -3 क्या है ये आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? सोडियम का 11 से क्या हो गया 10, नाइट्रोजन का 7 से क्या हो गया 10। बात समझ आई या नहीं आई? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी? जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु अलग अलग होते हैं। पानी क्लियर? आगे चलो, एक टॉपिक और भाई आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है। देखो ये जो एटम थे, मान लो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम स्टेबल होने के लिए +3 दे दिया, स्टेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा 13 से कितना हो जाएगा 10। तो जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ले लेते हैं, वो तो साधारण है, परंतु जो बड़े बड़े धातुएं होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, यूरेनियम, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये धातुएं इतनी बड़ी होती हैं कि इनको एक इलेक्ट्रॉन देने और लेने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेबल होने के लिए अपने आप स्वतः अपने अंदर से कुछ किरणें बाहर निकालती हैं। अपने अंदर से क्या बाहर निकालती? कुछ किरणें बाहर निकालती हैं अपने आप को स्टेबल होने के लिए, कुछ किरणें बाहर निकालती। तो उन किरणों को जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इन किरणों के बाहर निकालने से ये क्या हो जाती हैं? स्टेबल। तो ऐसा फिनोमिना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई धातु, बड़ी धातु स्वतः अपने आप अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकाले और किरणें निकालकर स्टेबल हो जाए, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो कौन सी किरणें निकाली? अल्फा, बीटा और गामा। ये खोज किसने की? ये खोज की हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल। तो बताओ पहले इन किरणों को बेकुरल किरणें कहेंगे नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? बेकुरल किरणें। परंतु उसने खोज की केवल यूरेनियम में। किसने की? यूरेनियम के। यूरेनियम ऐसा करता है। फिर बाद में मैडम क्यूरी ने बताया कि यूरेनियम ही नहीं, यूरेनियम जैसे और भी थोरियम, प्लूटोनियम, ये भी अपने अंदर से क्या निकालते हैं? किरणें निकालते हैं। ये प्राकृतिक रूप से भी निकालते हैं और इनसे वैसे भी निकाली जा सकती है। तो नोबेल प्राइज किसको मिला इसके ऊपर? तो नोबेल प्राइज मिला मैडम क्यूरी को, और खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने। तो कितनी किरणें बताई तो बच्चों मैंने? अल्फा, बीटा, गामा। इनको पढ़ते बच्चों। अल्फा जो किरणें होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज की होती है। कैसे चार्ज की? और इनका जो मास होता है वो हीलियम के बराबर होता है। किसके बराबर?
कैसा चार्ज बताया मैंने? पॉजिटिव। तो बताओ जब प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी तरफ जाएगा, या पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव है, खुद पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? नेगेटिव। तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ जाएगा? ये नेगेटिव की तरफ। मैग्नेट में नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को पॉजिटिव मानते हैं और साउथ पोल को क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय प्रभाव हो, चुंबकीय प्रभाव में अल्फा किरणें किस तरफ जाएगी? नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? साउथ की। खुद क्या है ये? पॉजिटिव। क्योंकि इनका मास ज्यादा है, क्योंकि इनका मास ज्यादा है, इनका मास ज्यादा है तो इनकी स्पीड कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? स्पीड कम। स्पीड लगभग प्रकाश के वेग से 1/10 कम। प्रकाश के वेग से कितना कम? 1/10। अब बताते प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है बच्चों, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कहानी क्लियर होगी भाई? बताओ अल्फा किरणों के बारे में, के बारे में पता क्या? हीलियम के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव की तरफ जाएंगी और चुंबकीय प्रभाव में साउथ की तरफ जाएंगी। स्पीड इनकी कम होती है क्योंकि इनकी लाइट की स्पीड से 1/10। और पेनिट्रेशन पावर, जब स्पीड कम है तो भेदन क्षमता कम होगी या ज्यादा होगी? भेदन क्षमता भी क्या होगी? कम। एक तो पतला मारू, एक ये मारू, कम हो ना, कौन सा भेदन ज्यादा करेगा? पतला। अब आ जाओ बीटा किरणें, इनका नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? ये इलेक्ट्रॉन जैसी होती हैं। किस जैसी? तो बताओ इनका मास क्या हो गया? कम। मास कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ जाएंगी? ये पॉजिटिव की तरफ। और मैग्नेट में, चुंबक में किस तरफ जाएंगी? ये मैग्नेट में, चुंबक में किस तरफ जाएंगी? नॉर्थ पोल की तरफ। इसके नॉर्थ पोल। स्पीड इनकी स्पीड लगभग 9/10 होती है। तो मतलब मैं लगभग लाइट की स्पीड के बराबर बोलूं 9/10, थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और उनकी 1/10 थी, ये 9/10, उससे जो 9 गुना स्पीड होगी। तो भेदन क्षमता बताओ इसकी कैसी होगी? भेदन क्षमता ज्यादा। जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे भी ज्यादा प्रभाव डालती है। तो अल्फा ज्यादा फोटोग्राफिक फिल्म पे प्रभाव डालेगी या बीटा डालेगी? बीटा। बात समझ आ गई? अब आ जाओ गामा। गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो एक और पढ़ा था हमने, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास भी कोई चार्ज नहीं होता ना। तो गामा से क्या बन सकता है? न्यूट्रॉन। अल्फा से क्या बन सकती है? प्रोटॉन। और बीटा से इलेक्ट्रॉन। इसकी कोई चार्ज नहीं होता तो इसकी जो स्पीड है, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ जाएगी? नेगेटिव, पॉजिटिव या कहीं नहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। मैग्नेटिक में भी कहीं नहीं जाएगी। अब मैं बात करूं बच्चों, इसकी स्पीड लगभग लाइट के स्पीड के बराबर है। तो इसकी बताओ पेनिट्रेशन पावर कम या ज्यादा? ज्यादा। फोटोग्राफिक फिल्म पे इफेक्ट कम या ज्यादा? ज्यादा। बात समझ आ गई? ये थी हमारी अल्फा बीटा गामा। क्लियर टू यू? अल्फा बीटा गामा। देखो जल्दी जल्दी करा बच्चों, ये बेसिक करा रहा हूं। इससे बेसिक कराने से क्या हो जाएगा, बच्चों को जो एडवांस कराऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिविटी से इनसे दो चीजें बनी बच्चों, दो प्रक्रिया हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बात बताओ भाई कमेंट करके, जो आर्ट साइड के, कॉमर्स साइड के लिए, उनके लिए रामबाण क्लास है ये, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है नाभिकीय विखंडन, ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब है जो तुम्हारे यूरेनियम वगैरह थे ना, यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह, उन यूरेनियम थोरियमों के ऊपर बौछार होगी अल्फा पार्टिकल्स की किसी की, और उनके अंदर से न्यूट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? न्यूट्रॉन। तो बड़े चीजों को छोटों में तोड़ेंगे। टूटना, टूटना। इस टूटने से किसका निर्माण होगा? एटॉमिक बम का। तो पेपर में एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। संलयन होता है जोड़ना, जैसे हाइड्रोजन वगैरह मिलके बना दे हीलियम,
और हीलियम के कण क्या बना दे फिर हाइड्रोजन, तो आपस में टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, जुड़ने से बनता है फ्यूजन सलियन। सलियन से किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन बम का। तो कोई तुमसे पूछे एटॉमिक बम तो किससे? न्यूक्लियर फ्यूजन से। और परमाणु हाइड्रोजन बम किससे? सलियन से। क्लियर टू यू? तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनते हैं, जो परमाणु एनर्जी निकालते हैं, किससे निकलेंगे? और वो क्या होता है? एटम बम में होता है चेन रिएक्शन, चेन न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब रुकता नहीं। जैसे 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन फिर अटैक कर देगा, फिर 3 निकले फिर 1 कर देगा। तो इस प्रकार मान लो 1 न्यूट्रॉन था, उससे कितने निकले? 3 ने फिर एक ने फिर फर्दर आगे रिएक्शन कर, उससे कितने निकले? 3। तो जब इसको चेन रिएक्शन करा दिया, क्या करा दिया? चेन, तब तो ये बनता है एटॉमिक बम। क्या बनता है? और जब रोक दे, क्या कर दे? जब ये बनेगा न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, वो संयंत्र। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो चेन वाले में क्या बोलो, पेपर में आ जाए, उसमें चेन होता है कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड। एटॉमिक बम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्लियर टू यू? अगला पॉइंट क्या? हाँ, सूर्य में बता दो दिया नाभिकेशन। एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम बोलो, सूर्य बोलो। हाइड्रोजन बम सूर्य के आधार पर कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ। मैंने कैटायन एनायन बता दिए। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैटायन, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनायन। अब देखो, मैंने बात करी बच्चों तो NaCl, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, उस जुड़ाव को हम बोलेंगे बॉन्ड। बॉन्ड कौन सी बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें एक पॉजिटिव जुड़ेगा और एक के जुड़ेगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को साधारण भाषा में बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। एक आयन पॉजिटिव और एक आयन, बात समझ आई नहीं? अब जब मान लो O है, 2 O जुड़ रहे हैं, तो बॉन्ड तो इनमें भी है। बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? नहीं पता ना। तो जब बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव ना हो और आपस में जुड़ रहे हो, तो उस बॉन्ड को बोलते हो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड को मैं शेयरिंग बॉन्ड बोल सकता हूं। इन्होंने क्या करे? आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करे। बात समझ आई नहीं आई? शेयर करे। समसंयोजक है, समसंयोजक बॉन्ड, संयोजक बॉन्ड, संयोजक, संयोजक। बात समझ आ गई नहीं आ गई? नो डाउट। एक बॉन्ड होती है बच्चों जिसमें एक मेटल हो, जैसे आयरन और ऑक्सीजन। आयरन धातु है नहीं है, तो जब कोई कंपाउंड बन रहा हो जिसमें एक धातु हो, एक क्या हो? धातु, उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, धातुवीय बॉन्ड। धातुवीय बॉन्ड में क्या होनी जरूरी है? मेटल। एक सुनो, एक चीज है जो जस्ट जुड़ रही है, ना तो शेयर कर रही ना कुछ कर रही, जस्ट एक दूसरे अटैचमेंट है, तो ये सबसे कमजोर होगी नहीं होगी? जो आपस में दे रही ले रही होगी तो अंदर घुस रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई? आयनिक। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई? आयनिक। जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी वो सबसे लंबी होगी या छोटी होगी? लंबी चीज स्ट्रॉन्ग है, छोटी चीज स्ट्रॉन्ग है। लंबी चीज आसानी टूटेगी, छोटी चीज आसानी टूटेगी। लंबी आसानी टूटेगी ना। तो बताओ, आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ लंबी होती है छोटी होती है? छोटी होती है। तो इसमें देख बॉन्ड लेंथ यार यहां पूरी लंबी होगी ना, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं वंडरवाल बॉन्ड। पेपर में आता सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सी होती है? वंडरवाल। क्यों होती है? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, सबसे बड़ी होती है। क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड की लंबाई सबसे बड़ी होती है। किसमें होती है? क्या वंडरवाल बॉन्ड को यार नाम वंडरवाल बॉन्ड का मुश्किल है मिलना है, सर्च कर लिए वंडरवाल बॉन्ड को।
मैंने बहुत ही कम हिंदी में पढ़ा है, तुम्हारे लिए हिंदी कर रहा हूं। समझ आ गई नहीं आ गई? वंडरवाल बॉन्ड होती है आयोडीन में, क्लोरीन में, लिख लो आयोडीन में, क्लोरीन में कौन सी बॉन्ड? वंडरवाल बॉन्ड, सबसे कमजोर बॉन्ड। बस 2-3 चीज और रहेगी, फिर ये पूरा हो जाएगा, बेसिक पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हें समझने लायक आ जाओगे। आगे आ जाओ। तो जो ये सोडियम से, सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने को, या मैं बोलूं एटॉमिक नंबर कम होना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज? ग्यारह से कितना हो गया? 10। 11 कितना हो गया? 10। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसे बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन। कौन प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन। क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होगी? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन को पाना रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को देना ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो डाउट? तो मैं कल पेपर में जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, समझ जाओगे ना कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा क्या है? रिडक्शन है। आगे आ जाओ बच्चों। एसिड, एसिड वे जो H+ आयन दे, के दे? H+ आयन। बेस, अम्ल, अम्ल एसिड को बोलते हैं बेस वो जो OH आयन दे, OH आयन दे और H+ ले, उल्टा हो गया। बात में आ गई? अब पूछोगे एग्जांपल लिख लो बच्चों, लिखो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये मैं सब कुछ करा चुका हूं किसमें? क्रैश कोर्स में। ये वाला पोर्शन क्रैश कोर्स में करा चुका हूं भाई, ये CET में बाद में करा दूंगा आराम से। अब आ जाओ, नींबू लिखो बच्चों, pH, pH लिखो, pH, pH को हम बोलते हैं बच्चों 7। 7 pH का मतलब है पोटेंजी ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंजी का मतलब होता है पावर, हाइड्रोजन की शक्ति। तो pH की फुल फॉर्म बोले तो क्या लिखोगे? पोटेंजी, पोटेंजी ऑफ हाइड्रोजन। और पोटेंजी का मतलब क्या होता है? पावर। क्या मतलब पोटेंजी का मतलब? पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। केमिस्ट्री पढ़ानी सबसे मुश्किल होती है फिजिक्स और सबके कंपैरिजन में। क्यों? फिजिक्स आसानी से पढ़ाई जाएगी, बायो आसानी से पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री क्या होती है? मुश्किल। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH 7 का मतलब है जो पानी होता है ना, पानी, वाटर, प्योर वाटर, उसकी pH कितनी होती है? 7। और जो अपने फैक्ट्रियों के एरिया में से पानी आता है वो 7 नहीं होता, उसमें क्या घुल जाता है? एसिड। तो सिर्फ इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन। कौन सी रेन? तो एसिडिक रेन की pH 7 हो गया, 7 से कम होगी। तो जो मिट्टी होती है जनरली अक्सारी है, कैल्शियम वेल्शियम मिल जाएंगे तो उसकी pH की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसकी pH होती है अक्सारी है, जो बेस होते हैं उनकी pH होती है 7 से 14। बेस, अक्षार, अक्षार की pH होती है 7 से 14, और एसिड की pH होती है 0 से 7। अम्ल, एसिड की pH क्या होती है? 0 से 7। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब मैं कुछ एसिडों के नाम बता रहा हूं, उसका कितना क्या होता है लिखो बच्चों। नींबू, नींबू बताओ खट्टा या बहुत खट्टा? तो उसकी pH किस में पाओगे? 7 से ऊपर या 7 से कम? अम्ल या अक्षार? अम्ल हो गया ना वो, तो बताओ बहुत कम या बहुत 7 के पास या 7 से बहुत कम? 7 के पास। अब मैं तो बता रहा हूं, नींबू ले लिया और बियर ले ली और कॉफी ले ली, कौन सा ज्यादा खट्टा? तो नींबू तो 7 से काफी नीचे होगा, नहीं होगा? लिखो तो खट्टे के लेवल लिखो। नींबू 2.2 से 2.4 लिखो, पेपर में आया सीधे। नींबू 2.2 से 2.4 pH। हाँ, एसिडिक, खट्टा नहीं बच्चों। अब मैं बोल रहा अम्ल, पानी कैसा लगता? खट्टा। बरसाती पानी खट्टा लगता है ना?
बात क्या है, खट्टा तो बिल्कुल पीएच कम होती है जिनकी वो लगती है। अब समझ आ जाएगी, 2.2 से 2.4, 2.2 से 2.4। नींबू लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लिख ले। सिरका जो अचार में डलता है 2.5 2.4 से 3.4। सिरका, सिरका जिसको विनेगार भी बोलते हैं, विनेगार। विनेगार का फॉर्मूला CH3COH, एसिटिक एसिड। इसको दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है। सिरका, विनेगार बोलो, CH3COH बोलो, एसिटिक एसिड बोलो। इसकी तो 2.2 से 2.4, इसकी 2.4 से 3.4। तो नींबू सिरके से ज्यादा खट्टा। शराब 2.8 से 3.8, खट्टी होती है ना शराब भी। 2.8 से 3.8। अगला लिखो टमाटर, टोमेटो 4 से 4.4। नींबू आवड़ा लगभग बराबर, लगभग बराबर, नींबू आवड़ा लगभग बराबर। आगे आ जाओ। बियर 4 से 5, तो बियर कम एसिडिक होती है। कॉफी, कॉफी 4.5 से 5.5। तो इसीलिए दारू में क्या मिलाया जाता है, सोडा। सोडा क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? करूं, खत्म करूं बस। सोडा क्या होता है, एसिड या बेसिक? बेसिक। तो दारू के होगी अम्लीय, वो सोडा मिलाकर पीना चाहिए जिसकी एसिडिटी होती है, ठीक है। और कोई नहीं जिसकी एसिडिटी होती है। आगे चलो। मानो मूत्र, गा का मूत्र पिया है ना, गा का मूत्र पी सकते हो, गा का मूत्र तो अपना मानो का मत पी के देखियो, गा का पी लियो। गा का जो मूत्र होता है या मानो मूत्र बच्चों, ये भी पीएच इसकी कम होती है, 5.5 से 7.5, तो स्लाइटली एसिडिक होता है। मानो लार, जो लार टपकती ना, लार खट्टी खट्टी लागेगी, लार हल्की हल्की। मानो लार, राल जो टपकती राल, मानो लार 6.5 से 7.5। अच्छा स्क्रीन चलेगी, 6.5 से 7.5 है गाय के मूत्र का 6.5। मानो रक्त, ये बेसिक होता है थोड़ा, 7.3 से 7.5। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ बेसिक कराया, ये हमने बेसिक कराया बच्चों। आज आपके लिए थोड़ी वो भी, तो बेसिक वाला पोर्शन आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट। फाइन बच्चों, बेसिक कंप्लीट हो गया। बेसिक क्लास कराई थी केवल ये दोनों क्लासों के लिए। अब जब भी केमिस्ट्री होगी एडवांस लेवल की होगी, फास्ट फास्ट लिखवाया जाएगा, फास्ट फास्ट लिखवाया जाएगा। तो बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब जब भी क्लास होगी एडवांस लेवल की होगी।